नमस्ते दोस्तों, एलटी गेट जीआईसी लेक्चरर के सामान्य अध्ययन के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। एलटी ग्रेड और जीआईसी में जो 40 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, उसमें से जो विषय आपका बायोलॉजी है उसका 25 क्वेश्चन हम इसके पिछले वाले वीडियो में करा दिए थे। तो चलिए आज उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले वाले वीडियो में 26 तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। चलिए आज 27 से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, टॉपिक का नाम है जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और जेनेटिक्स। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन देखें, चींटी का, हाथी का, डॉल्फिन का, मानव का। किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो यह सभी जानवर जो आप ये चींटी, हाथी, डॉल्फिन और मानव, ये सभी जानवर आप लोग देखे हैं और जानवरों को देखने के बाद आप लोग तुलना लगा सकते हैं कि शरीर के अनुपात में किसका मस्तिष्क जो होता है वह सबसे बड़ा होता है। तो चींटी आपकी बहुत छोटी जानवर होती, बहुत छोटी जंतु है, लेकिन उसके अपेक्षा, पूरे शरीर के अपेक्षा उसका मस्तिष्क जो होता है वो बड़ा होता है। मस्तिष्क शरीर अनुपात में चींटी का मस्तिष्क अपेक्षाकृत सबसे बड़ा होता है, हालांकि पूर्ण आकार में यह बहुत छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट, पहला सरीसृप, पहला कीट, सबसे पहले जीव, पहला स्तनधारी। तो सबसे पहले उपर्युक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए कि सबसे पहले किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई। तो सबसे पहले आपके पृथ्वी पर आने वाले जंतु जो थे वह एक जीव थे जो एक कोशिकी या शैवाल के रूप में प्रोटोजोआ और शैवाल सबसे पहले आए थे। उसके बाद कुछ आर्थ्रोपोडा संघ के जीव आए थे, कीट आए थे, फिर उसके बाद सरीसृप आए थे और सबसे बाद में आए कौन? स्तनधारी। तो कौन सा इसमें उसका क्रम बताना है? सबसे पहले आए जीव, तो तीसरा सबसे पहले हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो गया, इसमें भी तीसरा, इसमें भी तीसरा, इसमें भी तीसरा। उसके बाद आए कीट, तो दूसरा ऑप्शन ये गलत हो गया, ये दोनों दूसरा ऑप्शन है। उसके बाद आए पहला सरीसृप, उसके बाद सरीसृप आए पहला, फिर सबसे बाद में आए स्तनधारी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे पहले जीव आए, फिर कीट आए, फिर सरीसृप आए और सबसे बाद में आए स्तनधारी। तो सबसे पहले प्राचीन महासागरों में सरल एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ और शैवाल उत्पन्न हुए, फिर अकशेरुकी जीव जैसे कीट आए, उसके बाद सरीसृप विकसित हुए और सबसे बाद में स्तनधारी प्रकट हुए। तो इसका ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन के भीतर अनुक्रम आधारित परिवर्तन कहलाता है। जीन के अंदर अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं और उत्परिवर्तन की खोज करने वाले वैज्ञानिक ह्यूगो ड्रीबीज थे। तो जीन के अंदर अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, जीन
के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, जिससे आनुवंशिकी गुण बदल जाता है। अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन अभी हम आपको बताएं, जीवों में अचानक होने वाले जो हमारे शरीर के भीतर जीन होते हैं उसमें अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। और इसकी खोज सबसे पहले किसने बताया? ह्यूगो ड्यूबीज नामक वैज्ञानिक ने बताया था उत्परिवर्तन। तो हक्सले ने, डार्विन ने, लैमार्क ने, ह्यूगो ड्यूबीज इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, ह्यूगो ड्यूबीज ने कहा कि नई प्रजातियां अचानक होने वाले म्यूटेशन से उत्पन्न होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। वर्णांधता क्या होता है? वर्णांधता एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है जिसमें पुरुषों को लाल व हरे रंग का विभेदित कलर विभेद नहीं कर पाते हैं, वह वर्णांधता के अंतर्गत आता है। तो एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य महिला से किया जाता है, तो उनके आने वाली पीढ़ी में कौन सा किस्में लक्षण उत्पन्न होंगे? पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में या पुत्रियों के पुत्रों में। तो कौन सा लक्षण? यह लक्षण एक जनरेशन के बाद होता है। तो आपका किसमें उत्पन्न होंगे? पुत्रियों के पुत्रों में ये वर्णांध वाला लक्षण उत्पन्न होंगे। रंग अंधता एक्स लिंक्ड डिसीव्ड हो रोग है जो प्रायः पीढ़ी छोड़कर, एक पीढ़ी छोड़कर पुत्रियों के पुत्रों में दिखाई देते हैं। वर्णांधता लाल और हरे रंग का विभेदित नहीं कर पाते हैं, यह एक आनुवंशिकी रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? सबसे पहले पृथ्वी पर कौन से जीव आए? ऑप्शन देखिए, नीलहरी शैवाल, कवक, अमीबा, युगलिना। तो सबसे पुराना जीव या सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाले जीव नीलहरी शैवाल है। इसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं या BGA ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो सबसे पुराना या सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाले जीव कौन से हैं? नीलहरी शैवाल या हरित नील शैवाल। हरित नील शैवाल साइनोबैक्टीरिया सबसे प्राचीन जीव है जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किया। यह स्वपोषी होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के अनुसार यह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो इन्हें प्रकाश संश्लेषण भी करने वाले जीव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने अपने वंशागत नियम प्रतिपादित करने के लिए किस जीव का उपयोग किया? मेंडल ने अपने वंशागत नियम को प्रतिपादित करने के लिए कौन से पौधे का उपयोग किया? सबसे पहले कौन से पौधे का उपयोग किया? तो मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, क्योंकि मटर का पौधा विपरीत लक्षण शो करता है, स्वपरागण करता है और कृत्रिम रूप से उसको उगाया भी जाता है। तो इसलिए मेंडल ने सबसे पहले अपना प्रयोग किस पर किया? मटर पे किया। और मटर का वनस्पति वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है, पाइसम सटाइवम। मटर का वनस्पतिक वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आनुवंशिकी रोगों में से कौन सा लैंगिक संबंधित है?
आनुवंशिकी रोगों में से कौन सा लैंगिक संबंधित है, या यह आनुवंशिक रोग जो लिंग के अनुसार संबंधित होते हैं वह लैंगिक संबंधित कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए, हीमोफीलिया, टी सेक्स व्याधि, सिस्टिक फाइब्रोसिस या हाइपरटेंशन। तो कौन सा आनुवंशिक रोग लैंगिक संबंधित है? हीमोफीलिया रोग लैंगिक संबंधित है। हीमोफीलिया रोग में जब हमारे शरीर का कोई भी अंग कट जाता है तो वह ब्लड क्लॉटिंग नहीं करते हैं, वहाँ रक्त का थक्का नहीं जमता है और निरंतर रक्त बहता रहता है। यह हीमोफीलिया रोग के अंतर्गत आता है। हीमोफीलिया एक्स लिंक रिसीव्ड रोग है जिसमें रक्त का थक्का बनने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनासोर्स रहे थे, डायनासोर्स किस युग में रहे थे? ऑप्शन देखिए, पैलियोजोइक युग में, सीनोजोइक युग में, मीसोजोइक युग में या प्लास्टोसीन युग में। तो डायनासोर पैलियोजोइक युग में आपका समुद्री जीव व स्थली पौधे तथा जानवर रहे थे पैलियोजोइक युग में। सीनोजोइक युग में पक्षी और स्तनधारी थे पैलियोजोइक युग में। प्लास्टोसीन युग में घास के मैदान तथा सवाना मैदान थे प्लास्टोसीन युग में। और मीसोजोइक युग में डायनासोर थे। इसे सरीसृपों का युग भी कहा जाता है, सरीसृपों का युग भी कहा जाता है। तो डायनासोर किस युग में रहे? मीसोजोइक युग में डायनासोर रहे और मीसोजोइक युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है। डायनासोर मीसोजोइक युग, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिस्टेशियन के समय में पनपे और क्रिस्टेशियस के अंत में विलुप्त हो गए। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांत कुरूप हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में होता है। दांत कुरूप हो जाते हैं मतलब दांत क्या होते हैं, धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। जब हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें फ्लोरोसिस हो जाती है या फ्लोरीन की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो हमारे दांत धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। तो किसकी जल में प्रचुर मात्रा में क्या हो जाती है? फ्लोरीन हो जाती है। तो दांत हमारा धीरे धीरे क्या हो जाता है? झड़ने लगता है, वो कुरूप के स्थिति में आ जाता है। अधिक फ्लोराइड के कारण दांतों में फ्लोरोसिस हो जाता है जिससे वे दागदार और भुरभुरे हो जाते हैं। दागदार, उन्हें विभिन्न प्रकार के दाग लग जाते हैं, जैसे पीले पीले दाग हो जाते हैं और भुरभुरे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वह दूसरे टॉपिक से है और टॉपिक का नाम है कोशिका, ऊतक और अंग, सेल, टिश्यू और ऑर्गन। सेल, विभिन्न प्रकार के सभी कोशिकाओं में सेल पाई जाती हैं। जिसमें एक सेल पाई जाती है वह एक कोशिकी होते हैं और जिनमें बहुत से सेल का समूह पाया जाता है वह बहुकोशिकी होते हैं। सेल जो आपकी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतक के समूह को अंग कहते हैं, या ऊतक के समूह से मिलकर क्या बनता है? अंग बनता है। तो आपके इसमें क्वेश्चन देखिए,
एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी है? हमारे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या 206 है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें हड्डियों की संख्या लगभग 270 से अधिक होती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, उनकी हड्डियां बहुत लचीली होती हैं और 2-3 हड्डियां जुड़कर एक हड्डी का निर्माण करती है। तो धीरे धीरे उनकी हड्डियों की संख्या कम होती आती है और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 हड्डियां हैं। एक वयस्क मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। जन्म के समय हड्डियों की संख्या अधिक लगभग 270 होती हैं, लेकिन बढ़ते समय कई हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स के मुख्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की? ये क्वेश्चन जब पूछा गया था उस टाइम करंट का क्वेश्चन था कि सबसे पहले किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल के मुख्य लीवर कोशिकाओं की रचना की? तो उस टाइम का करंट क्वेश्चन चीन, USA, जापान और भारत। तो जापान वाले स्टेम सेल में लीवर कोशिकाओं की रचना की थी। जापान वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से लीवर कोशिकाओं का निर्माण किया, जो पुनर्जन्म चिकित्सा में महत्वपूर्ण खोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब वृक्क किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो क्या होता है? ऑप्शन देखिए। शरीर में वसा का संचय होता है, शरीर में प्रोटीन का संचय होता है, रक्त में शर्करा का संचय होता है, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। जब हमारी किडनी कार्य करना बंद कर देती है तो यूरिन का छनना, जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ शरीर में होता है, वह सही से छन नहीं पाता। जैसे यूरिन हमारे किडनी का काम है, यूरिन को छानना। तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। किडनी रक्त से यूरिया व अन्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालती है। कार्य रुकने पर ये रक्त में जमा होकर यूरेमिया पैदा करती है, जो हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। किसका किसका? शैवाल और पौधे के मध्य, शैवाल और कवक के मध्य, कवक और पौधे के मध्य, नीलहरी शैवाल और कवक के मध्य। ये क्वेश्चन UPPSC BEO 2019 में पूछा गया है कि माइकोराइजा किसके बीच सहजीवी संबंध बनाता है? तो माइकोराइजा जो है वह कवक और पौधों के बीच मध्य संबंध बनाता है। कवक से खनिज और जल लेता है तथा पौधों के बीच, जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं, तो वह भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेता है और कवक से जल और खनिज लेते हैं। तो माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है जिसमें कवक और पौधे के जड़ों के साथ जुड़कर पौधों को खनिज एवं पानी उपलब्ध कराते हैं और बदले में पौधों से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिकोशीय हृदय पाया जाता है। त्रिकोशीय हृदय किसमें पाए जाते हैं? स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में, मछलियों में। ये क्वेश्चन UPPSC RO प्री री एग्जाम 2016 में पूछा गया है कि कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें तीन कोशीय हृदय पाए जाते हैं। तो देखिए, स्तनधारी और पक्षी स्तनधारी में
4 कोष्ठी हृदय पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। पक्षियों में 4 हृदय कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। उभयचरों में 3 स्तरीय हृदय पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 1 निलय। और मछलियों में 2 हृदय कोष्ठी पाए जाते हैं, 1 अलिंद और 1 निलय। तो स्तनधारियों में 4 पाए जाते हैं, पक्षियों में भी 4 पाए जाते हैं, उभयचर में 3 पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 1 निलय। और मछलियों में 2 पाए जाते हैं, 1 अलिंद और 1 निलय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उभयचरों में 3 कोष्ठी हृदय पाए जाते हैं। उभयचर एम्फीबिया का हृदय 3 कोष्ठों वाला होता है, 2 अलिंद और 1 निलय। इनका हृदय 3 कोष्ठ वाला होता है, 2 अलिंद पाए जाते हैं और 1 निलय पाए जाते हैं। ये दोनों आपका अलिंद होते हैं और 1 निलय पाए जाते हैं, 1 निलय पाए जाते हैं। बाकी स्तनधारी में 2 अलिंद 2 निलय पाए जाते हैं, ये दोनों अलिंद और ये दोनों निलय होते हैं। पक्षियों में भी 2 अलिंद 2 निलय पाए जाते हैं। मछलियों में 1 अलिंद और 1 निलय पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीएनए का द्विकुलित संरचना किसके द्वारा दी गई? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दी गई? जेम्स वाटसन एवं क्रिक, जैकब एवं मोनार्ड, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये ऑप्शन आपका ये अरविंद खुराना, ये आपका ये ऑप्शन ए है। ठीक है, तो पहला है अरविंद खुराना, वाटसन एंड क्रिक, जैकब एवं मोनार्ड, और इनमें से कोई नहीं। तो अरविंद खुराना ने जीन का कृत्रिम मॉडल दिए थे। जैकब एंड मोनार्ड ने ई-कोलाई बैक्टीरिया, जीन के अंदर ई-कोलाई बैक्टीरिया को बताया। और वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? वाटसन एंड क्रिक ने प्रस्तुत किया। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विवादास्पद भ्रूणी स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवाद स्पष्ट स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? ऑप्शन देखें। अस्थि मज्जा से उत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, ऊपरी तलत से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, गर्भ के ऊतक या शिशुओं के ऊतक। तो कौन से भ्रूणी स्टेम कोशिकाओं में बायोएथिकल विवादास्पद स्रोत थे? ये आपका है अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। अस्थि मज्जा से प्राप्त वयस्क स्टेम कोशिकाएं नैतिक विवाद से मुक्त होती हैं, क्योंकि इनके लिए भ्रूण का उपयोग नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, कोशिका भित्ति के द्वारा, जीव द्रव्य की उपस्थिति के द्वारा, या कोशिका केंद्रक के द्वारा। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 1991 में पूछा गया है। देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है?
पादप कोशिका में एक कठोर तत्व एक कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जीव द्रव्य की उपस्थिति या कोशिका केंद्र किस प्रकार भिन्न होती है, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कठोर कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की या दोनों, ए या बी, प्रोटीन या लिपिड दोनों की। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली में यह कुछ ऐसी संरचना होती है, सिर और पूंछ की तरह। जो सिर होते हैं वह ध्रुवी होते हैं और जो पूंछ होते हैं अध्रुवी या नॉन पोलर होते हैं, जिसमें जो ध्रुवी सिर आपके जो ध्रुवी होते हैं ये आपके ध्रुवी होते हैं या इसे कहेंगे पोलर होते हैं, और पूंछ जो होते हैं टेल आपके वह अध्रुवी होते हैं, अध्रुवी या इसे कहेंगे नॉन पोलर होते हैं। जो पोलर होते हैं या ध्रुवी जो होते हैं वह हाइड्रोफिलिक होते हैं, वह जल को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जो आपके अध्रुवी पूंछ की तरफ नॉन पोलर पाए जाते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब जल के प्रति वह क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, अपने से दूर भगाते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। कौन सा ऑप्शन, ए और बी, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण मुख्य लिपिड और प्रोटीन से होता है। इसकी संरचना को फ्लूट मोज़ेक मॉडल के द्वारा समझाया गया है। लिपिड परत में मुख्यतः फास्फोलिपिड होते हैं जो झिल्ली को लचीला और अर्धपारगम्य बनाते हैं। जो लिपिड की परत होती है वह फास्फोलिपिड की बनी होती है, जिसका कार्य है झिल्ली को लचीला और अर्धपारगम्य बनाना। और प्रोटीन की जो झिल्ली होती है वह एम्बेडेड होते हैं और वे परिवहन, रिसेप्शन और एंजाइमेटिक का कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वह झिल्ली का मुख्य घटक नहीं होते। वे प्रोटीन या लिपिड से जुड़े रहते हैं और सेल पहचान, सेल रिकॉग्नाइजेशन में मदद करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? कौन से ऐसे कोशिकांग हैं उनके कोशिका को पावर हाउस कहते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम। तो कौन से ऐसे कोशिकांग को पावर हाउस कहते हैं या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को कोशिका झिल्ली एक प्रकार की झिल्ली होती है जिसमें तरल पदार्थ भरे होते हैं। सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका का विभाजन करना, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यह श्वसन क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है, जिसमें ऊर्जा के रूप में डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह भोजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड से ऊर्जा निकालकर उसे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीएस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की
प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे ऊर्जा बनती है। यह दोहरी झिल्ली डबल मेम्ब्रेनस से घिरा होता है और इसके अंदर क्रिस्टी एक अंगुली के समान संरचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं, जो एटीपी का निर्माण करने में सहायक होती है। इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होता है, इसीलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता वाली कोशिकाओं जैसे मांसपेशी यकृत तंत्रिका कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक पाई जाती है। देखिए, राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना, कोशिका झिल्ली पदार्थों का चयनात्मक आवागमन की सुरक्षा करती है और सेंट्रोसोम आपका कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? कौन सी ऐसी है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन देखिए, ओमर है, स्टेपीज है, मैलियस है, इनकस है। तो हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाई जाती है, कान में टोटल 6 हड्डियां पाई जाती हैं जिनका नाम ये आपका मिस से करते हैं। मिस मतलब यम आपका मैलियस, आई इनकस और यस आपका स्टेपीज होता है। जो स्टेपीज होता है वो हमारे मध्य कान में पाया जाता है और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है जिसे फीमर के नाम से जानते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। यह मध्य कान मिडिल ईयर में स्थित होती है और इसका आकार घोड़े के नाल के आकार जैसा दिखाई देता है। स्टेपीज का आकार ध्वनि कंपन साउंड वाइब्रेशन का, यह कर्णपटल ईयर ड्रम से, जो हमारे कान में ईयर ड्रम पाए जाते हैं, से लेकर कहाँ तक, इनर ईयर कॉक्लिया तक पहुंचाता है। कान के सबसे अंदर का भाग कॉक्लिया होता है, यहाँ तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह साउंड कंपन जब करता है तो यह साउंड को या आवाज़ को, ध्वनि को कॉक्लिया तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिसकी लंबाई 3 मिलीमीटर और भार लगभग 2 से 4 मिलीग्राम होता है। बाकी विकल्प में देखिए, वोमर आपकी क्या है? यह एक पतली हड्डी है जो नाक गुहा का हिस्सा बनाती है। वोमर हड्डी हमारे नाक में पाई जाती है और यह पतली होती है। मैलियस हड्डी जो होती है यह भी मध्य कान की हड्डी है जिसे हथौड़ी या हैमर कहते हैं, लेकिन यह स्टेपीज से बड़ी होती है। और इनकस जो होती है वह भी हमारे कानों की हड्डी है। यह कान की मध्य हड्डी है जिसे निहाई कहते हैं, ये भी स्टेपीज से बड़ी होती है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है जिसे स्टेपीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है उन्हें क्या कहते हैं? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले को लिगामेंट या स्नायु कहते हैं। ऑप्शन देखिए, स्नायु या लिगामेंट, तंतुमय ऊतक, फाइब्रिन और मांसपेशी ऊतक। तो प्रत्यस्थ या टिश्यू जो हमारे शरीर में हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है उसे लिगामेंट या स्नायु कहते हैं और हड्डियों को जो मांस से जोड़ता है, मांसपेशियों से जोड़ता है, उसे कंडरा कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, स्नायु हड्डियों को आपस में जोड़कर स्थिर रखते हैं। यह घने संयोजी ऊतक डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। इनमें मुख्यतः इलास्टिन व कोलेजन
फाइबर पाए जाते हैं जिससे यह लचीले और मजबूत होते हैं। लिगामेंट का कार्य है हड्डियों को जोड़े रखना, जोड़ ज्वाइंट को स्थिरता देना और मूवमेंट को नियंत्रित करना। बाकी विकल्प आपका जो है तंतुमय ऊतक या संयोजी ऊतक एक प्रकार का है, हड्डियों को जोड़ने का कार्य नहीं करता है। तंतुमय ऊतक फाइब्रिन होता है, यह रक्त के थक्के को, ब्लड को क्लॉट करने में सहायक होते हैं। और मांसपेशी ऊतक यह गति, मूवमेंट कराता है लेकिन हड्डियों को जोड़ने का कार्य नहीं करता। चलिए नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन देखिए, अग्नाशय है, यकृत है, लार ग्रंथि है या पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यह पित्त रस का निर्माण करती है और पित्त रस निर्माण करने के बाद यकृत आपकी पित्त रस को पित्ताशय में भेजने का कार्य करती है, जो वसा का पाचन करती है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या लीवर होती है। इसकी व्याख्या देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है। इसका औसत भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी के दाहिने ऊपरी भाग में डायाफ्राम के ठीक नीचे स्थित होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त रस का स्रावण करना, जो वसा के पाचन में सहायक होते हैं। ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा का भंडारण करना। जब व्यक्ति 2-3 दिन तक उपवास रह लेता है तो फिर भी उसे भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमारा जो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, वह भोजन को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित किए रहती है और जब वह उसको ज़रूरत होती है तो वह ऊर्जा का भंडारण वहीं से देती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय करना, शरीर के विषैले पदार्थों का अपघटन करना, रक्त के जमाव में सहायक प्रोटीन फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करना। जो हमारे शरीर में रक्त का जमाव होता है, जो हमारे शरीर जो हमें रक्त का जमाव करती या ब्लड को क्लॉट करती है, यह प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन या यकृत के द्वारा इसका निर्माण होता है। अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों होती है। यह ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन और पाचक रस का स्रावण करती है, इसीलिए यह सबसे बड़ी ग्रंथि, पर यह सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है, लेकिन इसे पूर्णपाचक एंजाइम कहते हैं। लार ग्रंथि या मुख गुहा में लार का स्रावण करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि यह कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।